हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज से हमारा शुरू हो रहा है क्लास 10 का एसएसटी चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे और सभी टॉपिक को या सभी चैप्टर को ऐसे ही क्लियर किया जाएगा। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए मैथ का या एसएसटी का तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जिससे आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 एसएसटी यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास का पहला चैप्टर। ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट हो रहा है, तो हम चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं राष्ट्रवाद, पढ़े हम नाम सुने हैं राष्ट्र के बारे में। ठीक, राष्ट्र क्या होता है पहले देखते हैं। राष्ट्र, ठीक, वह अभी देखते हैं दो वर्ड हमें निकल कर आता है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। ठीक, राष्ट्रवाद ये देखो दो शब्दों से मिला है, राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति विचारधारा या प्रेम भावना, किसी भी देश के प्रति विचारधारा या प्रेम भावना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। अब हम देखते हैं राष्ट्र क्या होता है पहले। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। मतलब जिसमें सभी धर्मों को समान रखा जाए, सभी नस्ल समान हो, उन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्र। ठीक, तो उन्हें राष्ट्र कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। मतलब बहुत सारे त्यागों से और बहुत सारे ये कहा जाए त्यागों और निष्ठा का मतलब कर्तव्य सब लोगों ने अपने देश के लिए कहीं ना कहीं से एक तरह से योगदान दिया, तब जाकर एक राष्ट्र का गठन हुआ है। नहीं तो सभी लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो राष्ट्र थोड़ी ना कहलाएगा। राष्ट्र तो वो भी है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो एकजुट राष्ट्र है। तो फिर हम देखते हैं राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को राष्ट्र कहते हैं या राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, या राष्ट्रवाद कहते हैं तो राष्ट्रवाद। ठीक, हमें पता चल गया कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेपोलियन। ठीक, नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन तो हम जानते हैं, हम लोग पढ़े होंगे 9वीं क्लास नेपोलियन के बारे में कि 1799 में चर्चिल में आया था। कौन? एक सैनिक जिसका नाम था नेपोलियन। 1804 में गद्दी पर बैठा और जिसने कितने वर्ष तक 1804 में गद्दी पर 11 साल तक शासन किया था। ध्यान से सुनना, 11 साल तक शासन किया और 24 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। जिसके बाद हम देखते हैं 1815 तक शासन करता है। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि वो पराजित होता है। किससे? वाटरलू के युद्ध में। वो 4 देश मिलकर उसको पराजित करते हैं। किसको? नेपोलियन को पराजित करने वाले 4 देश थे। PRAV, प्रेग। ठीक, प्रेग। प्रेग का मतलब, P का मतलब पार्सिया, R का मतलब रसिया और A का मतलब ऑस्ट्रिया, B का मतलब ब्रिटेन। ठीक, 4 देशों ने मिलकर पराजित किया था किसको? नेपोलियन को। कहां पर? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में पराजित किया गया था किसको? नेपोलियन को। ये ध्यान रखना। तो नेपोलियन कहाँ पराजित हुआ था? वाटरलू के युद्ध में। ये पॉइंट याद रखना कि हो सकता है पेपर में आ सकता है। तो गद्दी पर कब बैठा था? 1804 में। तब हम देखते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ध्यान रखना, 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था क्योंकि इसने देश में राष्ट्रवाद की भावना को लाने की प्रयास किया और सफल भी हुआ था, लेकिन कई देशों के द्वारा इसको मिलकर हरा दिया गया था। ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं जिसने अपने व्यक्तिगत एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित, सबसे पहले इसने शुरू किया था फ्रांस में। उसके बाद पूरा देश या कहा जाए पूरा यूरोप इससे प्रभावित हो चुका था। इसे रोकने के लिए चारों देश एक साथ एकजुट हो गए थे, जिससे कि किसी तरह इसको रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है हमारे देश पर भी कब्जा कर ले, ऐसा ये लोग सोच रहे थे। इसके चलते हमें देखने को मिला था कि नेपोलियन को हराने के लिए 4 देश इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद नेपोलियन को पराजित कर दिया गया था। कब पराजित हुआ था? 1815 में। ध्यान रखना, पराजित कब हुआ था? 1815 में, याद रखना। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही वह सेनापति बन गया। देखो अभी बताया गया ना कि अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया। उसने कई युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। फ्रांसीसी सेना जो कभी जीतती नहीं थी जल्दी, कई युद्ध में जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। मतलब ये हमें देखो, वो यहाँ से जीता और फिर यहाँ का शासक बन बैठा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो राज करता है कब तक? 1815 तक। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है उदारवाद। क्या होता है? उदारवाद, उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति जो हुई है कहाँ से? शब्द के लातिनी भाषा से आया। कहाँ से? लातिनी भाषा के मूल शब्द लिबरल्स पर आधारित है। जो ये लिबरलिज्म शब्द है, लिबरलिज्म में जो शब्द है, यहाँ पर जो हमारा शब्द है लिबरल। ठीक, लिबरल से निकल कर आया, लिबर से लिबरल, यहाँ लिबरल है। ठीक, LIBER। ठीक है, LIBER। ठीक है, लिबर। ठीक, इससे देखो पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। लिबर का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी के कानून को समानता। उदारवादी मतलब ऐसी विचारधारा जो परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा और पूंजी हो, ऐसी विचारधारा के लोग होते थे। उदारवादी लोग जो होते थे कि जिनके पास पैसा और पूंजी हो उन्हें परिवर्तन दिया जाए। बाकी जो महिलाओं के खिलाफ हुआ करते थे, ध्यान रखना, ये सब महिलाओं को समानता के खिलाफ थे। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं, अगले टॉपिक हमारा देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक हो गया निरंकुशवाद। ठीक, निरंकुशवाद क्या होता है? इससे पहले हम पढ़े उदारवाद और निरंकुशवाद।
एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। मतलब कोई ऐसा शासन, जब आप लोग पढ़े थे 9th में हिटलर का शासन, उसमें देखते थे हिटलर कैसा शासन था। हिटलर का जो शासन था कैसा था, निरंकुश, ठीक, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था, वो अपना मनमानी करता था, जो भी मन होता था वही करता था। तो वही होता है निरंकुशवाद। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश का मतलब कोई रोक टोक नहीं होता, वही होता है निरंकुशवाद, ठीक। आगे हम देखते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है, तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। एक प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष का मतलब जो लोगों से पूछ कर किया जाए, एक ही क्षेत्र के लोगों से पूछ कर किया जाए, वही होता है जनमत संग्रह। जैसे यहाँ देखो, जनमत संग्रह का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में मतदान जो होता है, एक क्षेत्र में जब लोगों का स्वीकृति या अस्वीकृति के रूप में किया जाता है, तो ये जनमत संग्रह कहलाता है। अगला रूमानीवाद, एक ऐसे असंस्कृत आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद मतलब एक आंदोलन हुआ था, उसी का नाम रखा गया था, सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्र की भावना को जन्म देना, ठीक, राष्ट्र की भावना को जन्म देना, उसी को कहा जाता है रूमानीवाद। अगला हमारा जुंकर्स। जुंकर्स क्या होता है, प्रजा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। जब हम लोग पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति के प्रोग्राम, उस समय हमें देखने को मिला था कि ऑस्ट्रिया से एक क्षेत्र अलग हुआ था जिसका नाम था प्रसा, ठीक। तो वही प्रसा है कि प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी, उसमें सामाजिक श्रेणी, समाज का जो वर्ग है उसमें एक श्रेणी बटी हुई है जिसमें जमींदार लोग आते हैं, वही है क्या, जुंकर्स, उसी को नाम दिया गया था जुंकर्स, ठीक। अगला क्या, राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। अगर पूछा जाए राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था, तो राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण है, निरंकुश शासन व्यवस्था, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, अपने हिसाब से शासन किया जाता था वहाँ, इसलिए उसको निरंकुश शासन व्यवस्था कहा जाता है, ठीक। अगला हमारा उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी विचारों का प्रसार मतलब जो उदारवादी विचारधारा थे उनके विचारों का प्रसार, मतलब वो लोग चाहते थे कि ये परिवर्तन होना शुरू चाहिए, यहाँ पर हमारे सभी को समानता मिलनी चाहिए। अगला स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, सभी लोग स्वतंत्रता चाहते थे, आजादी चाहते थे, समानता चाहते थे तथा बंधुत्व का नारा, मतलब सभी मिलजुल कर काम करेंगे, सभी हम भाई हैं, ये नारा लगाया गया था, ये उसका कारण है। शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, सबसे ज्यादा इसमें जो भूमिका थी शिक्षित मध्यम वर्ग की, क्योंकि जानते हैं फ्रांसीसी जो क्रांति शुरू हुई थी उसमें मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। फिर हमें देखने को मिला था इन्हीं लोगों ने क्रांति किया था, 2 बार किया था, जिसके चलते हमें देखने को मिला था कि इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षित मध्यम वर्ग का, जो कहाँ पर आता था, तृतीय श्रेणी में, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक देखते हैं उसको, तो अगला टॉपिक हमारा यूरोप समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले कैसी थी, ठीक। तो इसमें हम देख रहे हैं यूरोप समाज असमान रूप से 2 भागों में विभाजित था, कितने, 2। एक मध्यम वर्ग था, इसको बाद में ये नया आया था बाद में, तो इसको इसलिए नहीं ऐड किया गया, 2 है, ठीक। मुख्य रूप से 2 थे, 2 वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक। तो पहले वर्ग में कौन आते थे, कुलीन वर्ग के लोग, निम्न वर्ग में कृषक आते थे, ठीक। तो नया वर्ग बाद में आया था जो शिक्षित वर्ग था। तो फिर हम देखते हैं उच्च वर्ग क्या था, कुलीन वर्ग, कम जनसंख्या, इसमें जो जनसंख्या थी लोगों की कैसी थी, कम थी, बहुत कम लोग इसमें थे, जनसंख्या में शामिल थे। दूसरा उच्च वर्ग जो था वर्चस्व जमाने वाले, मतलब जिनका दबदबा रहता था, जैसे हम सुनते हैं ना कि जिनका बहुत दबदबा होता था, तो वो लोग इसमें रहते थे। अगला पॉइंट है जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक, इसमें जमींदार लोग भी आते थे जिनके पास बहुत सारा जमीन हुआ करता था, ठीक। उसके बाद सभी अधिकार दिए जाते थे, इन लोग के पास सभी अधिकार प्राप्त होते थे। वहीं निम्न वर्ग कृषक की जो थे अधिक जनसंख्या, इनकी जनसंख्या कैसी थी, बहुत अधिक थी, ठीक। और अगला पॉइंट जमीनहीन, यानी या तो जमीन ना थी और या तो किराए पर रहते थे, इनके पास जमीन नहीं थी, अगर कुछ लोगों के पास थी और जिनके पास नहीं थी वो लोग किराए पर रहते थे, और जिनके पास थी बहुत थोड़ी बहुत थी, ठीक। अगला पॉइंट है किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। फिर हमें देखने को मिला एक नया वर्ग आया था निकल कर, जिसका नाम था नया मध्यम वर्ग। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जो इसमें लोग आते थे, अभी बताया गया सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। और पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्र। इनका मांग ये था कि हमें उदारवादी राष्ट्र चाहिए, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद, ठीक। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है, इस उदारवादी राष्ट्र के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। जो उदारवादी लोग थे उनकी वजह से जब राष्ट्र में सभी जगहों पर विचारधारा फैलने लगा, इसी वजह से देखो 1789 में फ्रांस की क्रांति भी हुई थी, उदारवादियों की वजह से हुई थी क्रांति, ध्यान रखना भैया। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीजों तथा पूंजी के आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया। मतलब जिस भी एक राज्य के अंदर जिस भी चीजों पर नियंत्रण था, किसका, राजा का, चीजों पर या पूंजी पर, उसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच जो नियंत्रण था उसको नहीं खत्म किया गया। जो अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण था उसको खत्म नहीं किया जा सका, सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। जो सीमा शुल्क लग रहा था कि अगर दूसरे राज्य में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर किराया लगेगा, वो नहीं खत्म हुआ था। इसके लिए एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था जाल बेराइन। एक संगठन बनाया गया था, ध्यान से देखना भैया, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था क्या, जाल बेराइन। और जाल बेराइन क्या होता है,
यह एक जर्मन शुल्क संघ है। जर्मन शुल्क मतलब जर्मन भाषा बोलने वालों का शुल्क है, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। जो जर्मन भाषा बोलने वाले राज्य हैं वही लोग अधिकांश में शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। प्रसा की पहल पर, प्रसा के कहने पर स्थापित किया गया था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। मतलब जो पहले मुद्राएं 20 प्रकार की मुद्रा चला करती थी उनको घटा दिया गया, 2 संख्या कर दी गई और उसके बाद इसके ऊपर जो अवरोध था, शुल्क अवरोध लगा हुआ था, उसको हटा दिया गया। जितने भी शुल्क थे सबको हटा दिए गए। फिर हम देखते हैं जिसके उदारवादी राष्ट्रवाद के कारण जो फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी कब 1789 में, उसमें राज किसका था? लुई सुलावा का। लुई सुलावा उसका शासन था, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है प्रजा विद्रोह करती है, फिर हमें देखने को मिलता है प्रजातंत्र लागू हो जाता है, प्रजातंत्र। ठीक, उसके बाद एक संगठन बनाया जाता है जिसे बोला गया था जैकोबिन क्लब। एक संगठन बनाया गया जैकोबिन क्लब, एक संगठन बनाया जाता है। देखो ध्यान से सुना, लुई सुलावा का विद्रोह किया सब लोगों ने, जनता ने मिलकर। तो फिर हम देखते हैं प्रजातंत्र लागू होता है। प्रजातंत्र के बाद एक ग्रुप बनाया जाता है संगठन, क्योंकि देश को चलाना इतना आसान नहीं था कि सब लोग मिलकर देश को चला सके, इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया। कौन सा? जैकोबिन क्लब, जिसका अध्यक्ष बनाया गया किसको अध्यक्ष? मैक्सिमिलियन रोब्सपेयर। रोब्सपेयर को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। मैक्सिमिलियन रोब्सपेयर को अध्यक्ष बनाया गया। फिर हम देखते हैं जब ये शासन पर बैठा तो इसने कहा कि हम जनता की मदद करेंगे। ध्यान से सुना, इसने कहा हम जनता की मदद करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद इसने जो कस्टम ड्यूटी नामक कर लगाया गया था, जो विदेशों में रहते थे उनके पर कर लगाया जाता था, जिसका नाम था कस्टम ड्यूटी, तो उसको कहा गया था इसमें समाप्त कर देंगे हम, लेकिन कुछ दिन के लिए ये रोका। फिर उसके बाद इसने वही करने लगा जो लुई सुलावा करता था, मतलब लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा। फिर हम देखते हैं जनता फिर से इसका विद्रोह करती है, फिर से आता है प्रजातंत्र। ठीक, प्रजातंत्र फिर से लागू हो गया। फिर हम देखते हैं इसी बीच एक नाम सुनने को मिलता है कि नेपोलियन का नाम जो हमें सुनने को मिलता है। फिर उसके बाद यही प्रजातंत्र के बाद हम देखते हैं जनता फिर से विद्रोह करती है। फिर आता है कौन? नेपोलियन चर्चित में, कब? 1992 में। 1999 में उसको चर्चित में आता, देखते हैं नाम सुनने को मिलता है 1992 में। 1999 में चर्चित में आता है। फिर 1804 में गद्दी पर बैठता है और फिर 1815 तक शासन करता है। इसके बाद हम देखते हैं फिर जब उसको पराजित कर दिया जाता है तो फिर से वही पुरानी व्यवस्था, बोरबोन्स का शासन, जो लुई सुलावा का शासन था, बोरबोन्स का शासन, तो वही फिर से दोबारा आ जाता है कब? नेपोलियन के शासन के बाद। जब 1804 से 1815 तक नेपोलियन का शासन चलता है, 1815 तक, तो उसके बाद फिर से कौन सा शासन आता है? बोरबोन्स का। ध्यान रखना, बोरबोन्स का शासन आ जाता है, बोरबोन्स का शासन आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1830 में, जुलाई 1830 में दोबारा क्रांति होती है। उस समय राजा कौन बनता है? लुई फिलिप। जुलाई 1830 में जब क्रांति होती है, जुलाई 1830, राजा कौन बनता है? लुई फिलिप। ठीक बनता है। फिर हम देखते हैं क्रांति समाप्त होती है, लुई फिलिप। ठीक बनता है कब? 1830 में। फिर उसके बाद देखते हैं 1848 तक एक ही राजा रहता है, बाद में जाकर जो चेंज होता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक है सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। फ्रांस के द्वारा जो अपना सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे उसको देखना है। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मतलब जो जनरल चुना गया था उसका नाम बदल दिया गया। क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। यहाँ से सुनना, नेशनल असेंबली किसको नाम बदल कर रखा गया था? तो बता देना जनरल। ठीक, जो जनरल चुना गया था उसको, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और एक प्रशासनिक कानून व्यवस्था लागू की गई जिसमें सबको समान कानून का अनुभव हो। मतलब जो प्रशासन की कानून व्यवस्था लागू की गई थी वो सभी के लिए समान अनुभव, ऐसी कानून व्यवस्था बनाई गई। आंतरिक आयात निर्यात, आंतरिक जो आयात निर्यात था, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। सभी पे जो सीमा शुल्क लगा करता था, कर जो लगा करता था उसको समाप्त कर दिया गया। और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। भार और माप मतलब सभी को नाप तौल के लिए एक समान व्यवस्था की गई। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी? इसी से विशेषताएं निकल कर आती है। देखिएगा, संविधान आधारित शासन बनाया गया। कैसे? संविधान आधारित। और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और जैसी विचारधारा को प्रकट किया गया कि सभी को समानता दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, बंधुत्व या भाईचारे की भावना रखी जाए। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बनाया गया, नया तिरंगा झंडा बनाया गया। नेशनल असेंबली का गठन, मतलब जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ठीक, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। उसके बाद माप तौल की एक समान व्यवस्था बनाई गई। अगला टॉपिक हमारा 1804 की नेपोलियन संहिता। तो हमारा लास्ट टॉपिक अभी 1804 की नेपोलियन संहिता। इसे 1804 में लागू किया गया था। कब? किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। इसे नागरिक संहिता भी कहा जाता था। इसमें विशेष अधिकार जो थे जिनमें से उसको हटा दिया गया और सबसे बड़ा जो कर था कस्टम ड्यूटी नामक कर, उसको हटा दिया गया था, जिसके चलते वहाँ की जनता नेपोलियन से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो हमारे आज का लास्ट का टॉपिक था। अब बाकी जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे अगला वीडियो आपको जल्द ही मिल जाए।
और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए मैथ या SST का तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।